Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series. Series is mainly based on lectures on electrostatics. In today's class, we are going to discuss about a topic named as electric flux. Dear viewers, हम previously class में discuss कर चुके हैं about electric field intensity and electric lines of forces. प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट पर हैं और उसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में से एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट डज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखा जाए तो हम पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऑलवेज आउटवर्ड निकलती है, ऐसे इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, इन दिस डायरेक्शन। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनेगी वो फील्ड क्या बनेगी? वो फील्ड बनेगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड बनेगी वो फील्ड बनेगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके के साथ अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसकी फील्ड इनवर्ड बनेगी। अब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड क्यों बनती है? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कंटेन्स हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज। अब हमें कहा गया कि अगर आप इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के सामने कोई भी एक सरफेस एरिया रख दें, कोई भी अगर हम एक सरफेस एरिया या एलिमेंट एरिया रख देंगे, अगर हम इसी लाइंस के सामने कोई भी एरिया रख देंगे ए, जिस एरिया की वैल्यू ए है, तो इस एरिया से जितनी लाइंस पास होंगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। द वर्ड फ्लक्स मीन्स फ्लो। जो वर्ड फ्लक्स हमने यूज किया है यहाँ पर, इस वर्ड फ्लक्स की मीनिंग क्या है? फ्लो। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई वाटर फ्लो कर रहा है, तब भी आप वर्ड फ्लक्स यूज कर सकते हैं। या किसी भी चीज के फ्लो की जगह पर हम वर्ड फ्लक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू surface area, number of electric lines of forces, number of electric lines of forces, number of electric lines of forces। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो वो पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया से वो पास करें। पासिंग थ्रू एन एरिया, वो किसी भी एरिया से पास करें। थ्रू एन एरिया, किसी भी अगर परपेंडिकुलर किसी भी मखसूस एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, या किसी भी एलिमेंट एरिया से। एलिमेंट और परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक लार्जर एरिया हो, लाइक अ रूम, जैसे हम कमरे की बात करें, तो अगर उस सारे एरिया से अगर हम कोई एक छोटा सा एरिया निकाल लेंगे, एक छोटी सी जगह निकाल लेंगे, तो उसे हम कहेंगे पर्टिकुलर एरिया, या आप उसको परपेंडिकुलर एरिया भी कह सकते हैं। तो उस एरिया को अगर हम इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के सामने रखें और हम ये देखेंगे कि वो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया से कैसे क्रॉस हो रही हैं, तब हम कहेंगे वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग हो रही हैं किसी भी एरिया से, और एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर बने। अच्छा, अब इट इज रिप्रेजेंटेड, इसकी सिंबल क्या है? इसकी सिंबल हमारे पास होती है ग्रीक लेटर होता है। ग्रीक लेटर होता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम ग्रीक लेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये होता है ग्रीक लेटर, जिसको हम फाई ई, यानी सबस्क्रिप्ट में नीचे आप ई दे देंगे तो ई बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अदरवाइज ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी पास होती हैं, लेकिन अगर ई हम दे देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील करेगा। सो दैट्स अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मेजर कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक चीज लाजमी है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किसी भी एरिया से पास हो। तो नंबर ऑफ लाइंस हम एरिया से पास करवाएंगे और हम देखेंगे कि वहां पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एनिमेशन दिखाऊं
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ एनिमेशन इस तरीके से बनती है। कैसे बनेगी, आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हमने कंसीडर कर ली है, यानी एक हमारे पास ये चार्ज है और दूसरी हमारे पास ये ब्लू चार्ज है। अब अगर इन दोनों चार्जेस को देखेंगे तो यहाँ से लाइंस पास हो रही हैं और इन दोनों के बीच में हम कोई एक परपेंडिकुलर एरिया रख देंगे। तो उस परपेंडिकुलर एरिया से जितनी भी लाइंस क्रॉस होंगी, आप देख सकते हैं ये लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो लाइन किसके साथ डील करेगी, वो लाइन डील्स करेगी जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। जब वो किसी भी परपेंडिकुलर या मखसूस एरिया से क्रॉस हो रही है, वी आर डीलिंग विद देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ डील करेंगे इस केस में। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन के हिसाब से कैसे समझेंगे कि हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो आपको रेड कलर की नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में आप कोई भी एक परपेंडिकुलर एरिया रख दें, कोई पर्टिकुलर एरिया रख दें, जो अभी ए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर एक मखसूस एरिया रख दिया। अब इस एरिया से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वही यहाँ पर क्या कहलवाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलवाएंगी, यही फ्लो ऑफ लाइंस कहलवाएंगी। अब इसी सेम एरिया को अगर हम इस वाले पार्ट पर रखें पॉइंट बी पर, तब भी आप देख सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट कुछ यूं बनेगा कि आप देख लें कि अगर एरिया ए की बात की जाए तो एरिया ए से हमारे पास यहाँ पर एरिया ए से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इन लाइंस को हम काउंट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स कैसे बनेगी। ये एक एरिया है, एक पॉइंट है, जिसमें से एक ये लाइन क्रॉस हो रही है, दूसरी लाइन क्रॉस हो रही है, तीसरी लाइन क्रॉस हो रही है और चौथी लाइन क्रॉस हो रही है, यानी इनमें से 4 लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, इफ दिस परपेंडिकुलर एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर इसकी जो फ्लक्स होगी वो 4 होगी। इसी तरीके के साथ इस सेम एरिया को हम पॉइंट बी पर लेके गए, यानी दूर लेके गए, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से 2 लाइंस पास हो रही हैं। एरिया की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है, 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि सेम हो। सेम की सपोजिशन में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी परपेंडिकुलर एरिया से आप देख लें तो यहाँ पर 1 और 2 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसकी फ्लक्स जो है यहाँ पर 2 है, यानी जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगी उसकी फ्लक्स ज्यादा होने वाली है, और अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम होनी है। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहली चीज पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट थिंग ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रही है, सबसे पहले डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ लाइंस पर, नंबर ऑफ लाइंस किस पर है, और अगर नंबर ऑफ लाइंस होंगे तो वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी होगी। देखें प्रैक्टिकली अगर लाइंस ज्यादा क्रॉस होंगी तो मैं कहूंगा वहां पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, अगर लाइंस कम पास हो रही हैं तो मैं कहूंगा वहां पर फील्ड वीक है। तो ऑब्वियसली अगर लाइंस का कॉन्सेप्ट फील्ड इंटेंसिटी के साथ होता है, तो पहली पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था प्रीवियसली, कैपिटल ई के साथ। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। सो फर्स्ट थिंग आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट एक्सेप्ट इसका डिस्कस किया, वो कुछ यूं था, हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की लाइन जो है वो बाहर निकलेंगी। हमने कहा कि आप क्या करें, सिर्फ एरिया को चेंज कर दें। एरिया को कैसे चेंज करें, हमने यहाँ पर जस्ट ये छोटा सा एरिया रखा था और हमने यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया रखा। तो आप देख लें कि अगर ये छोटे से एरिया की अगर हम बात करें, ये जो एरिया हमने यहाँ पर 1, ये सेकंड एरिया है, तो फर्स्ट वाले एरिया से सिर्फ एक लाइन पास हो रही है और सेकंड वाले एरिया से 3 लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा होगी। तो जितना एरिया का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना परपेंडिकुलर एरिया का वैल्यू ज्यादा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वहां पर फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम परपेंडिकुलर एरिया की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो वहां पर फ्लक्स भी है ज्यादा बनेगा इस केस में। तो ये सेकंड वैल्यू है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। हम परपेंडिकुलर एरिया का नाम लेंगे, या हम जो है यहाँ पर नॉर्मल एरिया के बारे में भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर एरिया और नॉर्मल एरिया जो है ना एक ही बात होता है।
डियर व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो चीजों पर तो डिपेंड करती है, लेकिन नॉर्मली परपेंडिकुलर एरिया और सरफेस एरिया में फर्क होता है। सरफेस एरिया को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं ना, तो परपेंडिकुलर या नॉर्मल एरिया को कोई ना कोई एक डायरेक्शन होता है, जिस रीजन की वजह से इस एरिया को हम वेक्टर एरिया भी कहते हैं। तो सरफेस एरिया और परपेंडिकुलर एरिया दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो इट इज कंसीडर टू बी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। तो दो चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं, वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है फील्ड इंटेंसिटी पर, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर या नॉर्मल एरिया पर। अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर रेस्पेक्ट करेंगे विद गिवन फार्मूला। फार्मूला के परस्पेक्टिव हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे। तो अब इसका जो मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, उसके दो टर्म्स आपको दिए गए हैं। कौन से दो टर्म्स हैं? एक है फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा है परपेंडिकुलर एरिया। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको हमने फाई ई के साथ लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा ई डॉट ए के। ई को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ए को हम क्या कहते हैं? इस ए को हम कहते हैं वेक्टर एरिया। व्हाट वी कॉल दिस ए इज वेक्टर एरिया। ठीक है, और वेक्टर एरिया को आप नॉर्मल एरिया या परपेंडिकुलर एरिया भी कह सकते हैं। नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऐसे होता है कि हकीकतन ये सरफेस एरिया ही होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। किसी भी सरफेस के, गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो उसे हम परपेंडिकुलर एरिया का नाम दे देते हैं। ये कुछ ऐसे बनता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक कॉपी है, ये एक पेज है, कोई भी शीट है, अगर इस शीट के पेज की बात की जाए तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये जो हम ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन बनाते हैं ना, दैट वन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया और परपेंडिकुलर एरिया। वरना जैसे आप नॉर्मल्स पढ़ चुके हैं, तो वही नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। सो ये पर्सपेक्टिव होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करने का। सो रिमेंबर दिस वन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? ई डॉट ए। अगर आप देखें तो यहाँ पर डॉट की रिप्रेजेंटेशन है, और प्रीवियसली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर डॉट की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के बदले में हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वो होगी स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इसका कोई गिवन डायरेक्शन नहीं होता। इसी तरीके के साथ अगर इसका यूनिट बताया जाए तो इसके यूनिट को हम कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए के। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन कूलम इनवर्स, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कूलम इनवर्स या इनटू मीटर स्क्वायर जो होता है वो यूनिट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। न्यूटन कूलम इनवर्स इनटू मीटर स्क्वायर, या इसी फार्मूले को हम बराबर करेंगे वोल्ट इनटू मीटर के। वोल्ट इनटू मीटर, लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल में। तब तक आप ये ध्यान में रखना है कि अगर फ्लक्स होगा तो उसका यूनिट क्या बताया मैंने? न्यूटन कूलम इनवर्स इनटू मीटर स्क्वायर। सो दैट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे मतलब रिप्रेजेंट करवा सकते हैं किसी भी फॉर्मेशंस में? तो हकीकतन आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट पे जब हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं तो हम कोई ना कोई गिवन एंगल दे देते हैं। ठीक है, हम एंगल की बुनियाद पर इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व किया जाए तो दर हकीकत वो ई डॉट ए के बराबर है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा ई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में एंगल बनती है इस चीज में। अब इस एंगल को हम कैसे रेस्पेक्ट करवा सकते हैं? जो हमारा पहला केस आएगा, फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमें ये बताया गया कि इफ ई एंड आर बोथ आर पैरेलल, यानी कि इफ ई और ए आपस में क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो रिमेंबर दिस वन के पैरेलल में एंगल होती है जीरो। ठीक है, यानी कंटेन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो फ्लक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगी ई ए कॉस ऑफ थीटा। ई ए की वैल्यू आप सेम रखें, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा यानी थीटा की जगह पर रखेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ जीरो बराबर होता है 1 के।
तो इसका जवाब आएगा ई ए। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलने वाली है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तब हम कहेंगे वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो लेट मी शो दिस वन कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके के साथ मिल सकती है। सो काइंडली लुक एट दिस वन। इस चीज को आप देख लें यहाँ पर, ये वाले पार्ट को। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक एरिया है, और एरिया हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर एक मखसूस एरिया। ये एरिया आपके सामने बना पड़ा है, ये ग्रीन कलर्स का। हमें कहा गया कि अगर हम इसके एरिया का डायरेक्शन बनाते जाएं, तो हमने इसको ऐसे रखा कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बन रहा है, यानी इस पार्ट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही क्रॉस हो रही है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस होंगी। जब एरिया से क्रॉस होंगी तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी? वहां पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम बनने वाली है। यानी इस वाले पार्ट को ऐसे समझेंगे कि इसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा और फील्ड लाइंस भी ऐसे क्रॉस होंगी, तो इसी एरिया से क्रॉस होंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इसी तरीके के साथ इसका जो सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, वो सेकंड केस हमारे पास होगा परपेंडिकुलर के केस में। अब परपेंडिकुलर के केस में कैसे होगा? जैसे अभी हमने पैरेलल के पर्सपेक्टिव पढ़ा, तो हम परपेंडिकुलर यानी कि आप एरिया के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करवा दें। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास ये एक एरिया है, जैसे बुक है। आप बुक को क्या करें? आप बुक को किसी भी मतलब जो है टेबल पर रखते हैं, चेयर पर रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उस बुक का जो ऊपर वाला एरिया है ना, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, यानी परपेंडिकुलर एरिया जो है वो ऊपर की तरफ बनने वाला है, और फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस होंगी। तो अब आप देख लें कि फील्ड लाइंस उस पेज से, उस कॉपी से तो क्रॉस ही नहीं होने वाली, ये वाला पार्ट इससे तो क्रॉस ही नहीं होंगी। अगर नहीं क्रॉस होंगी तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो बनेगी। तो अगर परपेंडिकुलर केस को आप मैथमेटिकल सॉल्व करना चाहें, तो मैथमेटिकल आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? ये हमारे पास सेकंड केस है, और सेकंड केस में हमें क्या बताया गया? सेकंड केस में बताया गया परपेंडिकुलर में एंगल बनती है 90। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो लिखेंगे कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 जीरो के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर मिलने वाली है जीरो। हमने उस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हम कहते भी इसको हैं, तभी मैंने इसको कॉपी को रखकर इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बना दिया। तो परपेंडिकुलर एरिया ऊपर की तरफ बनेगा और सारी लाइंस उसके ऊपर से क्रॉस हो जाएंगी। तो ये रहा एरिया और ये रहा फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के दरमियान में 90 की एंगल है, तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है? जीरो मिलने वाली है। लेट मी शेयर विथ यू अगेन ये परपेंडिकुलर वाला केस अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो परपेंडिकुलर को हम किस तरीके के साथ समझ सकते हैं फ्लक्स के केस में। लुक एट दिस वन। अगर इस केस को देखें तो आप ये चीज है, जैसे जस्ट लाइक अ बुक, हमारे पास कोई भी एक बुक है, उसका सरफेस एरिया यानी परपेंडिकुलर एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है ए, लेकिन फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड जो है वो ऐसे पास हो रही है। हकीकतन देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है दोनों के डायरेक्शन में, लेकिन उस पेज से कोई भी चीज क्रॉस नहीं हुई। अगर कोई भी चीज क्रॉस नहीं होगी तो वहां पर फ्लक्स हमें क्या मिलेगी? फ्लक्स हमें जीरो मिलेगी। इस केस लाजमी नहीं कि फ्लक्स मैक्सिमम और जीरो मिले, फ्लक्स हमें किसी गिवन एंगल पर भी मिल ही सकती है। अब आप इस चीज को देख लें, अगर किसी भी गिवन एंगल में हो, यानी उस प्लेन को हम किसी न किसी एंगल पर मोड़ दें, उस एंगल को हमने थीटा कहा, यानी ए और ई के दरमियान में कोई गिवन एंगल है जिसको हमने थीटा के हिसाब से रिप्रेजेंट करवा दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगी? ई ए कॉस थीटा के बराबर, जो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करवाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, उसके केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए, और किन किन चीजों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। होप सो दैट यू गॉट दिस लेक्चर clearly and easily. Inshallah, we will continue with Gauss's law into the next lecture. Allah Hafiz.